साथियों, आप सभी का वर्षी का एक स्वागत है। आज हम आपको जो अभी हमने एक वीडियो बनाया था उसी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको डीवी के संबंध में देंगे। पहला पॉइंट अपना रहेगा कि कार्यग्रहण में अभिवृद्धि क्या कार्यग्रहण में अभिवृद्धि की जा सकती है। जब आपको जॉइनिंग ऑर्डर मिलेगा तो कार्यग्रहण में अभिवृद्धि मिल सकती है क्या, और मिल सकती है तो कितनी मिल सकती है। ठीक है साथियों, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, कार्यमुक्त किया जाना। यहाँ जो पहले से सरकारी कर्मचारी हैं उनके संदर्भ में हम बताएंगे कि उनको कब कार्यमुक्त किया जाएगा और संबंधित डिपार्टमेंट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा समय साथियों में। अगला चीज़ है वेतनमान प्रकरण। यदि कोई वेतन से संबंधित कोई प्रकरण आपके पास आता है तो आपको क्या करना होगा साथियों, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। चौथा पॉइंट अपन बात करेंगे प्रसव के बाद सरकारी नौकरी लगने पर प्रसूति अवकाश, यह महिला के लिए है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पदस्थापन एवं स्थानांतरण, ये इम्पोर्टेंट है साथियों, पदस्थापन और स्थानांतरण। अब जो आपका पदस्थापन होगा, कोई भी स्थानांतरण होगा, वो किस बेस पे होगा वो भी हम बताएंगे। इसके लिए भी एक आदेश जारी हुआ है। एक संतान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे और स्थायीकरण के बारे में बताएंगे कि कब आप स्थायी हो जाओगे साथियों। ठीक है, क्या कोई आदेश जारी करना पड़ता है या बिना आदेश जारी किए ही क्या आप स्थायी हो जाओगे, जैसे आपके 2 साल हो गए हो। इस पर साथियों अब हम छोटे 5 मिनट में पूरा करेंगे इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि। साथियों, जैसे आपको जॉइनिंग आदेश मिलता है तो क्या कार्यग्रहण करने में अभिवृद्धि मिलेगी। तो साथियों, कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी किया था 24/3/2022 को। उसके अनुसार ये कहा है कि यदि तकनीकी या उच्चतर पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए यदि आप ले रहे हैं, किस चीज़ के लिए, को टेक्निकल या उच्चतर अध्ययन के पाठ्यक्रम में के अध्ययन के लिए यदि आप अभिवृद्धि लेना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम पूर्ण होने की अवधि तक अथवा 6 माह दोनों में जो भी कम हो उस अवधि के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, उक्त अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण ना हो तो असाधारण अवकाश स्वीकृत होगा। कहने का मतलब, यदि आप टेक्निकल के लिए या उच्च स्तर का कोई पाठ्यक्रम में पहले से ही है और उसको आगे करना चाहते हैं पूरा, और उसमें मात्र 6 महीने से भी कम समय लगेगा, तो आप क्या ले सकते हो, कार्यग्रहण में अभिवृद्धि ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ और है कंडीशन, यदि मान लो वो 6 महीने में वो पूरा नहीं होता आपका वो कोर्स, तो आपको असाधारण अवकाश मिलेगा साथियों। ठीक है, अगला है साथियों राज्य कर्मचारी को कार्यमुक्त। साथियों, इसी में कार्मिक विभाग का जो आदेश था 24/3/2022, इसी के अंदर एक पॉइंट में ये कहा गया है कि कार्यमुक्त हेतु आवेदन किया है। जब राज्य कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी है दूसरी नौकरी में लगता है तो वो अपने डिपार्टमेंट में आवेदन करता है अपने आप को कार्यमुक्त करने के लिए। तो यदि उसने आवेदन किया तो उससे कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब वो अनिवार्य है उस डिपार्टमेंट को, अगर उसने एप्लीकेशन दे दी तो वो अनिवार्य है। अगली चीज़, अनुशासनिक जांच लंबित होने के आधार पर कार्यमुक्त करने से रोका नहीं जाएगा। कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनके खिलाफ 16cc 17cc कार्रवाई चल रही होती है, तो उस आधार पर वो रोक नहीं सकते कि है ना, कि यदि ऐसा कुछ करते हैं तो आप इस आदेश को प्रिंट लेकर उनको दिखा सकते हैं। ठीक है साथियों, वो रोक नहीं सकते हैं। अब वो करेंगे क्या, वो साथियों कार्यमुक्त करने के पश्चात नवीन कार्यालय में अनुशासनिक कार्रवाई का प्रकरण प्रेषित करेंगे। बस केवल वो इतना ही कर सकते हैं। अगर कोई किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई चल रही है तो वो उस प्रकरण को आपके कार्यालय में, नवीन कार्यालय में पेश कर सकते हैं, लेकिन आपको कार्यमुक्त करने को अनिवार्य है। आप इस आदेश की कॉपी आप लगा सकते हैं अगर किसी कर्मचारी को ऐसा नहीं किया जाता है तो। अगली चीज़ है साथियों वेतनमान प्रकरण। साथियों, जैसे ही आप सर्विस में जाएंगे तो हो सकता है कोई वेतन का, कोई केस का मैटर आपके पास आता है, तो आपको क्या करना होगा। तो साथियों, वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया है दिनांक 13/11/2019, 13/11/2019। इसमें कहा गया है कि वेतन संबंधी प्रकरण में न्यायालय में जब भी कोई जवाब पेश किया जाएगा, ठीक है, न्यायालय में जब कोई जवाब पेश किया जाएगा तो प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग शासन सचिवालय को विवीक्षा भेजी जाएगी, अर्थात अपनी टिप्पणी भेजी जाएगी। तो आप जैसे ऐसा कोई प्रकरण आता है तो आपको सीधा ही जवाब नहीं भेजना है, आपको प्रशासनिक विभाग आपको नोटिंग करनी पड़ेगी। यह प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को उनको प्रेषित कर तदुपरांत
भेजा जाना प्रस्तावित है जवाब। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक। अगला चीज़ है प्रसव के बाद सरकारी नौकरी लगने पर। कहने का मतलब कोई महिला कर्मचारी है और जब उसका महिला कर्मचारी है और वो पहले से ही उसका कोई बच्चा हो गया है तो उसे प्रसूति अवकाश मिलेगा या नहीं, ये साथियों उसको मिलेगा। वो कब से? 7/12/2020 से ये प्रावधान किया गया। दिनांक 7/12/2020 से ये प्रावधान किया गया। इसके बारे में आप सबको पता है। अगली चीज़ है साथियों पदस्थापन और स्थानांतरण। ये इम्पोर्टेंट है साथियों। अभी हाल ही कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है दिनांक 19/1/2023 को 19/1/2023 को। इसमें कहा है कि सेवा पुस्तिका में अंकित निवास स्थान को गृह जिला माना जाएगा। ठीक है। आपने सेवा पुस्तिका, अब आप सेवा पुस्तिका बनाएंगे साथियों, जैसे पोस्टिंग होगी उसी दिन आप लेके आओगे। तो सेवा पुस्तिका जब लाओगे तो जो निवास स्थान करोगे उसे क्या माना जाएगा? अब आपका गृह जिला माना जाएगा। अब अगली चीज़, निवास स्थान को सामान्य परिवर्तित नहीं कर सकते। अब आपने उसमें जो लिख दिया ना एक बार एड्रेस, उसके अंदर आप सामान्य रूप से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, कब परिवर्तन हो सकता है? विवाह होने पर महिला कर सकती है। कब हो सकती है? जब पति के मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक, पति के मूल निवास प्रमाण पत्र निवास स्थान में परिवर्तन किया जा सकेगा। पति के मूल निवास के आधार पर महिला निवास स्थान को परिवर्तित कर सकती है। अगली चीज़ है पति या पिता का विकल्प दिया जाएगा। उस महिला को जिसकी शादी हो गई है उसको ये विकल्प दिया जाएगा। जैसे शादीशुदा बन गई है उसके बाद की बात है साथियों, तब उसको ये विकल्प दिया जाएगा वो एड्रेस पति का लिखना चाहती है या पत्नी का। ठीक है। एक बार विकल्प दिए जाने के उपरांत कुछ परिवर्तित नहीं किया जाएगा। साथियों महिला को एक बार विकल्प दे दिया कि आप पति का एड्रेस लिखना चाहते हैं या पत्नी का, एक बार आपको दे पति का या पिता का, तो एक बार देने के बाद में आप परिवर्तित नहीं कर सकते। अगला साथियों पूर्ण विवाह होने पर उपरोक्त अनुसार परिवर्तन। कहने का मतलब यदि किसी महिला का या किसी का पूर्ण विवाह हो जाता है, ठीक है, तो उसे उपरोक्त अनुसार वापस परिवर्तन का मौका दिया जाएगा। विधवा ऑब्लिक विवाह विच्छेद हो जाने तो पुनः विकल्प दिया जाएगा। इस परिस्थिति में भी पुनः उसको चेंज करने का विकल्प दिया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए साथियों। और अब जो ट्रांसफ़र जो होंगे तो उसमें यही कहा गया है कि जो सरीसृप है ना उसके आधार पर उनका पदस्थापन ऑब्लिक स्थानांतरण किया जाएगा। ठीक है साथियों। आगामी जो भी होगा आपका प्रमोशन कोई ट्रांसफ़र होगा तो इस आधार पर मान किया जाएगा। अगला है साथियों संतान के बारे में साथियों कार्मिक विभाग ने दिनांक 3/7/2019 को एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा है कि पूर्व प्रसव के दौरान निःशक्त संतान कुल बच्चों की गणना में शामिल नहीं होगी। ठीक है। क्या चीज़? निःशक्त संतान बच्चों की गणना में शामिल नहीं होगी। 2 से अधिक बच्चे नहीं होंगे, तो इसमें ये चीज़ पता होना चाहिए। दूसरा कार्मिक विभाग का आदेश दिनांक 27/12/2021, इसमें कहा गया है दत्तक ग्रहित संतान का संतान की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि किसी को दत्तक लिया गया बच्चे को तो उसको भी संतान की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा साथी। अब बात करते हैं साथियों स्थायीकरण की। आपका स्थायीकरण किस प्रकार से होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी किया दिनांक 4/2/2022 को। इसमें कहा है जब 2 वर्ष सफलतापूर्वक, ये इम्पोर्टेंट है, सफलतापूर्वक मतलब संतोषप्रद, ठीक, यदि संतोषप्रद या सफलतापूर्वक हो जाता है और 6 माह के भीतर आपको स्थायी नहीं किया गया है तो वह स्थायी माना जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए खुशखबरी है साथियों। गवर्नमेंट ने ये कह दिया है यदि आपका डिपार्टमेंट आपका स्थायीकरण नहीं कर रहा है, 6 महीने हो गए दो साल के बाद में, तो आप ऑटोमेटिक ही स्थायी माने जाएंगे। परंतु एक कंडीशन होगी कि आपका व्यवहार संतोषप्रद होना चाहिए, अर्थात आपकी जो ACR जो होगी वो संतोषप्रद होनी चाहिए, आपका कार्य संतोषप्रद होना चाहिए, आपके खिलाफ आप कोई शिकायत वगैरह या 16 CC 17 CC ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो आपको स्थायी मान लिया जाएगा। ठीक है साथियों।